हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया है जिसमें लगभग मैं आपको 30 से 35 टेस्ट पेपर कंप्लीट कराऊंगा और ये टेस्ट पेपर आपके मिड सितंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। ये मेरा पूरी कोशिश रहेगी। हो सकता है 2-4 दिन आगे जाए। और किस प्रकार से इन टेस्ट पेपर का आपको यूज करना है, कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे आपको 3 से 4 बार एग्जाम देने से पहले पहले सारी चीज़ों को तैयार कर लेना है, इसके लिए मैं एक वीडियो का लिंक लगा दूंगा वीडियो के नीचे, जहां पर मैंने डिटेल से बताया कि कैसे आप लोग टेस्ट पेपर को तैयार कर सकते हो कम समय में। और इसी कड़ी में आज हम टेस्ट नंबर 10 कर रहे हैं। आपको बताते चलूं कि ढे आईएएस के हम लोग टेस्ट पेपर कर रहे हैं, जिसमें कुछ हमने फुल टेस्ट भी किए थे, कुछ सब्जेक्ट टेस्ट किए हैं और अभी 2-3 टेस्ट के बाद आपको फिर से फुल टेस्ट देखने को मिलेंगे। और ये सभी टेस्ट हम लोग जो कर रहे हैं ये यूपीपीसीएस 2024 के लिए जो ढे आईएएस की तरफ से कराए गए थे वही सारे टेस्ट हैं, जिसमें टेस्ट नंबर 9 हम लोगों ने पॉलिटी को कवर किया था, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान पार्ट 1, और आज हम पार्ट 2 करेंगे। परंतु इसमें जो करंट अफेयर्स है जो अप्रैल 2023 के, इसे हम नहीं करेंगे क्योंकि ये मार्च 2024 के लिए थी। अब हम लोग जब भी करंट अफेयर्स को करेंगे जनवरी 2024 से हम लोग करेंगे। और आपको बताते चलूं कि घटनासार और आई दृष्टि के हैंड रिटन नोट्स हमारी टीम तैयार कर रही है। जल्दी उसकी मंडे से क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी करंट अफेयर्स की, जो जनवरी 2024 से शुरू रहेगा। चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और ध्यान देना, ये पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, लेकिन टेस्ट पेपर हम लोग हिंदी में करेंगे और पीडीएफ इसकी वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी जाएगी। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला ही प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करेगी। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमें अदर यूट्यूबर्स की तरह केवल आंसर को रट के आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि इसके पीछे जितने भी लॉजिक हैं हम वो सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे और सारे ऑप्शंस को भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो संघ सरकार का जो कर्तव्य बताया जाता है ये आर्टिकल नंबर 351 के अंतर्गत बताया जाता है। किसके अंतर्गत? 351 के अंतर्गत बताया जाएगा। और भाग की अगर मैं बात करूं तो भाषाओं के विकास से संबंधित जो भाग होता है आपका, वो भाग होता है 17, और जिसमें आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 350 तक पूरी तरीके से 350 तक क्या कहा गया है, आपको भाषा के विकास से संबंधित सारे अलग अलग प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो भाग याद रखना है, आर्टिकल याद रखना है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया, जिसमें संघ सरकार का एक कर्तव्य है कि भाई हिंदी भाषा का किस तरीके से आप विकास करोगे, प्रसार करोगे, उसका जो है कि प्रयास करना है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सबसे पहले जोड़ी गई? इट मीन्स भारतीय संविधान के द्वारा मूल रूप से जब भाषाओं को शामिल किया गया था तब उसमें केवल 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हो चुकी हैं? 22 भाषाएं हो चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है 6 भाषाएं, मतलब 8 भाषाएं ऐसी है जिनको जोड़ा गया होगा समय समय पे। तो जो पहली भाषा थी वो आपकी जोड़ी गई थी सिंधी। और कब जोड़ी गई थी? 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के तहत इसको एड ऑन कर दिया गया था। और इसी के साथ साथ जो दूसरी बार संशोधन हुआ था उसका नंबर था 71वें संवैधानिक संशोधन 1992। और इसके तहत आपको 3 भाषाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती है? एक तो मिलेगी नेपाली भाषा, दूसरी इसी में रहेगी कोंकणी भाषा, और तीसरी इसी में रहेगी मणिपुरी भाषा। तो इन 3 भाषाओं को ऐड ऑन किया गया था 71वें संवैधानिक संशोधन से। और लास्ट में जो अभी तक का लेटेस्ट संशोधन है उसका नंबर आता है 92 नंबर पे। 52वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया, जिसमें आपकी आ जाएगी बोडो, डोगरी, ध्यान से समझना, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो आप देखोगे मैथिली आपकी बिहार की भाषा जो दक्षिणी बिहार में बोली जाती है, संथाली आपकी झारखंड में हो जाती है, डोगरी आपकी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ठीक, तो इस तरीके से टोटल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। अगर हम अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 8 किस में शामिल हुआ? 8 में शामिल हुआ, जो कि मूल संविधान में पहले से सम्मिलित था। इसी में भाषाओं के बारे में चर्चा की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाई गई विधि अधिकतम कितने दिनों तक प्रवर्तित रहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना कि आर्टिकल नंबर अगर हम बात करें 249 के तहत राज्यसभा को अगर लगता है, राज्यसभा को ध्यान से समझना मेरी बात, लोकसभा नहीं, राज्यसभा को अगर लगता है कि किसी ऐसे विषय पे कानून बनाना जरूरी है जो राज्य सूची से संबंधित तो है लेकिन उसमें राष्ट्रीय हित हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए राज्यसभा 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पारित करेगी, फिर लोकसभा भी उसे पारित करती है और उसके पश्चात संसद को यह शक्ति मिल जाती है कि वो राष्ट्रीय हित के विषयों पर
क्या करेगी, विषय पर सूची बना सकती है, कानून बना सकती है। और ध्यान देना, पहली बार में केवल 1 वर्ष के लिए रहेगी और इसी तरीके से बार बार अगर 1-1 वर्ष के लिए भी बढ़ाना है तो राज्यसभा प्रत्येक बार इस चीज को बढ़ा सकती है, लेकिन प्रत्येक बार उसे प्रपोजल लेकर आना पड़ेगा, 2/3 बहुमत से पारित कराना होगा, तब जाके ये हर साल 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो ये राष्ट्रीय हित हो गया। इसी तरीके से आर्टिकल नंबर 253 आता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां या समझौते जो होते हैं उन पर क्या करेगा, अगर वो विषय राज्य सूची से संबंधित है तो उस पर कानून बनाने की नियमावली का पालन किया जाएगा। अगले प्रश्न को यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, और मेरे समझाने का तरीका अगर आप लोगों को पसंद आए और हमारे प्लेटफॉर्म को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, इंस्टा आईडी होती है, हर जगह आप इसे शेयर करिए और उन बच्चों तक भी ये पहुंच सके जो गांव के दूर परिदृश्य में बैठे होते हैं और सही माध्यम से उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग ने की थी। ध्यान से समझो, जो अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब हो गया जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये अखिल भारतीय सेवाएं मानी जाती हैं। इनको समाप्त करने की जो रिपोर्ट दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी कि भाई अखिल भारतीय सेवाएं समाप्त कर दो। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजमन्नार समिति, जो 1969 में थी और इसको तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित किया गया था। ध्यान से समझना, अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य सरकारों पे एक नियंत्रण स्थापित करके रखती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के द्वारा, क्योंकि इनका सिलेक्शन यूपीएससी प्रोसीजर से होता है, जो कि केंद्रीय मतलब एक संवैधानिक संस्था है, और साथ ही साथ इनके अपॉइंटमेंट की जो प्रोसीजर होता है डीओपीटी करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे जो कार्मिक मंत्रालय वो केंद्र सरकार का होता है, वो हमेशा चाहता है कि राज्यों के ऊपर अपने नियंत्रण को मजबूत रखा जाए। इसीलिए सरकारिया आयोग ने तो यह तक भी कहा कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी और भी अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सरकारिया आयोग को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, लेकिन तमिलनाडु सरकार एक राज्य सरकार है जो कि केंद्र सरकार के हमेशा खिलाफ रहती होगी, तो इसलिए राजमन्नार ने कहा कि इसको समाप्त कर देना चाहिए। हालांकि राजमन्नार आयोग की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1973 में, और ये 3 सदस्यीय जो की समिति थी। कैसी थी? 3 सदस्यीय, जो कि तमिलनाडु सरकार ने गठित की थी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं कि वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बात करिए, कौन सा सही है। जैसे यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है, बिल्कुल सही बात है, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय होता है और इसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, यह भी बात सही है। इसके सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्या? बस यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका निर्धारण संसद के द्वारा किया था अधिनियम बना के, इसीलिए पहला और दूसरा ही केवल सही है, तीसरा गलत है। और ध्यान देना कि इनके जो अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। और अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया और किसके नेतृत्व में किया गया, तो ध्यान देना 1952 में केसी नियोगी साहब के नेतृत्व में वित्त आयोग का गठन किया गया। ठीक है, फाइनेंस कमीशन। अगर वर्तमान की बात करूं तो अभी इससे पहले 15 नंबर पे थे जो कि एनके सिंह साहब थे, और इस समय 16वें नंबर के वित्त आयोग गठित हो चुके हैं जो आपके अरविंद पनगड़िया जी के नेतृत्व में है। और आपको बताते चले, अरविंद पनगड़िया जी नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, इस तरीके से हर एक चीज को आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है आप एग्जाम में देखते हो पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि वित्त आयोग के जो अध्यक्ष महोदय उनका मिलान करने के लिए आया था 12, 13, 14, 15 या 13, 14, 15, 16 ऐसे करके मिलान करने को आता है। तो यहां पर तो हो गया पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, अनुसूची 11 पंचायती राज से संबंधित है, जहां पे 29 विषयों को प्रावधान किया गया है, यानी 29 विषय दिए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, और इसकी अगर हम बात करें तो ये 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा एड ऑन किया गया। फिर वहीं पे पंचायती ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए एक न्यूनतम आयु 18 वर्ष नहीं 21 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष मतदाता की होती है, लेकिन आप अगर ग्राम पंचायत का एक सदस्य बनना चाहते हो या प्रधान बनना चाहते हो, यानी एक इलेक्टोरल बॉडी के मेंबर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मिनिमम 21 साल का क्राइटेरिया चाहिए। जैसे लोकसभा के लिए 25 साल, राज्य विधानसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल, ठीक उसी प्रकार से आपको ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष चाहिए होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। पंचायती राज द्वारा द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति अशोक मेहता समिति ने की थी, जो 1977 में गठित की गई थी, जबकि इससे पहले 1957 में BR मेहता, बलवंत राय मेहता साहब,
ये बलवंत राय अमरीश पुरी वाला नहीं है, ठीक है, अमरीश पुरी वाला नहीं है। बलवंत राय मेहता साहब ने कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि 3 स्तरीय पंचायतों की व्यवस्था होनी चाहिए, ग्राम स्तर की, एक मध्य स्तर की जिसको पंचायत समिति भी कह सकते हो, और एक जिला स्तर पे होनी चाहिए, और वर्तमान में इन्हीं का ढांचा फॉलो किया जाता है। वहीं पंचायतों में आरक्षण की बात करेंगे तो आर्टिकल 243D या घ भी कह सकते हो, इसमें आरक्षण का जो प्रावधान दिया गया है, महिलाओं के लिए 1/3 सीट रहेंगी और SC ST के लिए भी 1/3 सीट रहेगी, लेकिन उनकी जनसंख्या के अनुपात में रहेगी। तो ये सारे स्टेटमेंट आपने समझ लिए, केवल बी वाला यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न है संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन, जिसको हम लोग JPSC बोलते हैं। अब यहाँ पे JPSC का मतलब झारखंड नहीं है, बल्कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन की बात की जा रही। किसके द्वारा की जाएगी? तो ये संसद के अधिनियम के द्वारा। सामान्यतः आप देखोगे लोक एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है UPSC, और एक स्टेट पीसेस कमीशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 राज्य मिलकर आपस में एक संस्तुति करते हैं संसद से कि हमारे लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर दो, तो उसका गठन संसद अधिनियम के द्वारा करती है, उसके लिए अनुच्छेदों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी, यानी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगला प्रश्न है मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन में 2019 में संशोधन किया गया, और उस समय अध्यक्ष का फिर कार्यकाल कितना कर दिया गया? 3 वर्ष 70 वर्ष, अर्थात 3 वर्ष उनका मैक्सिमम कार्यकाल रहेगा, या फिर 70 वर्ष की एज पे। तो ये इनका कार्यकाल हो गया। जबकि पहले जो था 2019 से पहले 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, तो एज को नहीं बढ़ाया गया, बल्कि टेन्योर यानी कि जो पीरियड होता है उसको कम कर दिया गया कि आप केवल 3 साल तक कार्यकाल निभा सकते हो, या फिर इस 3 साल से पहले ही आपकी 70 ईयर्स एज हो जाएगी, तो आपको हटा दिया जाएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, याद आ गया कि मानवाधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष होते थे पहले वही व्यक्ति बनते थे जो मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे वही बनते थे जब वो सेवानिवृत्त हो जाते थे। लेकिन अब क्या किया गया कि मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जो वरिष्ठ न्यायाधीश भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के स्पेशली, केवल वही जो है कि बनेंगे, अर्थात एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को भी अब यह एक बहुत बड़ा पद मिल सकता है। तो ये सारी जानकारी आपको बतानी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लोकपाल के पास CBI या CBC एजेंसियों को निर्देश देने की शक्ति है क्या? लोकपाल के पास, तो हम कह सकते हैं कि हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि लोकपाल क्या है? एक तरीके से आपके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही तैयार किया गया है, और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए CBI CBC एजेंसियों को भी गठित किया गया था, तो बिल्कुल इनको आदेश दे सकती है। लोकपाल को हटाने के लिए संसद के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लोकपाल याचिका की आवश्यकता होती है। नहीं मेरे भाई, 50 सदस्य की समर्थन की तो तब होती है जरूरत जब आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हो या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, परंतु लोकपाल को हटाने के लिए कम से कम 100 सदस्यों की आवश्यकता होती है। कितने? 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो ध्यान देना कि पहली चीज कि 100 सदस्य जो है कि हस्ताक्षरित करेंगे लोकपाल याचिका को, तब जाके लोकपाल हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसकी जांच के लिए किसको भेजा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाएगा कि भाई जरा आप इसकी जांच कर लीजिए कि क्या लोकपाल ने जो भी इसके ऊपर आरोप लगे हैं वो सही है कि नहीं। और अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ही क्यों भेजा जाता है? क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें कहीं ना कहीं न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, अर्थात इसकी जो है कि जो टीम होती है, सदस्य होते हैं, इसमें कुछ न्यायपालिका से संबंधित भी लोग होते हैं। साथ ही साथ जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अध्यक्ष या सदस्यों को जब आरोपित पाया जाता है, तब राष्ट्रपति को आदेश दे दिया जाता है कि साहब जो भी इनके ऊपर आरोप थे वो सही पाए गए और आप इन्हें हटा दीजिए पद से। तभी उसी के बाद जो है कि प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति उन्हें हटा देते हैं आदेश के अनुसार। तो यहाँ पे केवल पहला ही स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा वाला गलत होगा, अर्थात पहला सही है दूसरा गलत है। अगले प्रश्न को देख, अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखें। हालांकि ये PDF आपको इंग्लिश में मिल जाएगी, वीडियो के नीचे टेलीग्राम जो चैनल दिया गया उसे ज्वाइन कर लो, वहां पे मिलेगी। अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल के संबंध में सही कथनों की बात करते हैं। सबसे पहले हमें यह भी देखना होता है कि प्रश्न में सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन संसद के द्वारा किया जाता है, यह स्टेटमेंट गलत है। यह किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। और पहली बार 1990 में गठित किया गया था जब VP सिंह की सरकार थी। किसकी सरकार थी? VP सिंह की। अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में अगर हम आर्टिकल की बात करें तो
263 में दिया गया कि जब भी राज्यों के बीच में सहयोग की आवश्यकता हो या किसी प्रकार के संघर्ष का समाधान करना हो तो आपस में सभी राज्य मिलकर एक अंतर्राज्यीय परिषद के रूप में उसका कार्य कर सकते हैं। हालांकि इसका गठन राष्ट्रपति करना था आर्टिकल 263 के तहत, लेकिन 1990 से पहले इसका कभी गठन ही नहीं हुआ। पहली बार सरकारिया आयोग ने इस पे जो है कि अपनी रिपोर्ट दी और उसकी सिफारिश के पश्चात ही 1990 में से गठित किया गया। लेकिन एक और बात ध्यान रखना कि इस अंतर्राज्यीय परिषद की प्रकृति जो होती है वो केवल और केवल सलाह देने की होती है, कोई बाध्यकारी नहीं होती है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। और इसकी जो अध्यक्षता होती है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। किसकी? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। और साथ ही साथ अगर इसकी स्थायी समिति का अध्यक्ष पूछा जाए, स्थायी समिति का, तो गृह मंत्री करेंगे। अभी इससे संबंधित एक प्रश्न और आगे मिलेगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमादान की निम्नलिखित में से किस शक्ति में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम किया था? अर्थात कि आपकी प्रकृति नहीं चेंज की जा रही, केवल आपका क्या किया जा रहा है? दंड कम कर दिया जा रहा है। 10 साल को घटा के 2 साल, 4 साल, 5 साल कर देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिहार। लेकिन एक प्रकृति यह भी होती है कि जिसमें आप दंड की प्रकृति चेंज कर देते हो, और यह भी एक तरीके से अवधि कम करना। जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया हो और उसकी प्रकृति को चेंज करके हमने क्या कर दिया? कठोर कारावास कर दिया, अर्थात आजीवन कारावास कर दिया। तो जो व्यक्ति मर जाता अभी 1-2 दिन में ही फांसी पर चढ़ के, अब उसे आजीवन एक कारावास दे दिया, यानी वो व्यक्ति जीवित तो है, अपने परिवार से तो मिल रहा है, हो सकता है आगे और उसके केस की सुनवाई हो तो क्या पता उसे छूट मिल जाए या क्षमा मिल जाए। तो ये होता है आपका लघुकरण। इसे क्या कहते हैं? लघुकरण, यानी स्वरूप और प्रकृति में ही बदलाव कर दिया जाता है। और राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो आर्टिकल 72 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? अगर हम वीपी सिंह की बात करेंगे तो ये आपके यूपी के सीएम रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह जी की बात करेंगे तो ये भी आपके यूपी के सीएम रह चुके हैं। एचडी देवगौड़ा जी की बात करेंगे तो ये आपके कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। परंतु चंद्रशेखर जी जो कि बलिया से रहने वाले थे, कहाँ के? अपने उत्तर प्रदेश के बलिया से रहने वाले थे, और ये नवंबर 1990 से लेके लगभग जुलाई 1991 तक के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को निभाते हैं। कहने का मतलब हो गया कि एक तरीके से लगभग 9 महीने के आसपास ये प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रहते हैं। लेकिन ये कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, ना यूपी के और ना ही किसी और राज्य के। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध नगर पालिका में आरक्षण से संबंधित है? तो अगर हम नगर पालिका में आरक्षण की बात करते तो उसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 243T। ठीक है। अब जैसे देखो एग्जाम में क्या होता है, हिंदी में भी लिख के आ जाता है, लेकिन आपको हिंदी में क ख च छ जो भी दिया हो, इंग्लिश में एक बार जरूर नजर दौड़ा लेना, क्योंकि इंग्लिश में तो टी लिख कर ही आएगा। अब जैसे अगर पंचायती राज की मैं बात करूं तो वहां पे दिया होता है 243D में आरक्षण, या फिर इसको तो हिंदी में आसानी से आप पहचान लेते हो कि इसको घ लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? घ लिख के इसको सही कर दिया जाता है। तो हिंदी में आप पहचान लोगे किसको? पंचायती राज के आरक्षण को। लेकिन नगर पालिका के आरक्षण के लिए आपको इंग्लिश में याद करना ज्यादा बेस्ट है। अब यहीं पर आपको मैं अगर 243Q के बारे में बात करूं तो इसमें नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई है। आर में नगर पालिका के संरचना की बात की गई कि किस प्रकार की संरचना होगी, कितने सदस्य होंगे। और एस में आपको वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। किसका? जो वार्ड समितियां होती हैं उनका गठन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? भैया 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 के द्वारा इसे दर्जा प्रदान कर दिया गया। और इसके तहत ध्यान से समझना, इसके तहत मुख्य रूप से 3 जगह संशोधन किया गया। पहला कि भाग को एक जोड़ दिया गया। कौन सा? भाग 9B, क्योंकि भाग 9 मतलब भाग 9A जो है, भाग संख्या 9B जोड़ दिया गया। और इसमें संशोधन करते हुए डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 43B को जोड़ दिया गया। और इसी तरीके से मूल अधिकार में भी जो आर्टिकल नंबर 19(1) के अंतर्गत जो सी वाला ऑप्शन है जिसमें संघ बनाने की शक्ति दी गई है, उसी में सहकारी समिति को बनाने की भी शक्तियां दे दी गई हैं। तो इस तरीके से काफी व्यापक इसमें संशोधन हुए। बाकी अगर आप और देखना चाहोगे, जैसे 92वें संवैधानिक संशोधन 2009 के द्वारा भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी? 4 भाषा जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाओं को ऐड किया गया। अगर 88वें संवैधानिक संशोधन 2003 की बात करें तो इसमें क्या किया गया? सेवा पर भी अब कर लेने की बात की गई थी कि भाई सेवा पर भी कर लगना चाहिए, अर्थात टैक्स को क्या किया गया? सेवा पर भी आरोपित कर दिया गया। अब वर्तमान में तो जो आप जीएसटी देते हो, गुड्स और सर्विसेज टैक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वस्तु के साथ साथ सेवा पर भी आप कर देते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर पे,
किन राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला पंचायत या जिला परिषद नहीं है? तो भैया किन राज्यों में नहीं है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, केरल, त्रिपुरा, मेघालय। अब ध्यान से समझो, सीधे सीधे कहा गया है कि जो 3 स्तरीय पंचायती राज है वो हर उस राज्य में होगी जहां की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है। राज्य की बात कर रहा हूं, लेकिन जिस भी राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या है उनमें आप केवल 2 स्तर की पंचायत ही गठित कर सकते हो, 3 स्तर की जरूरत नहीं पड़ती है। और त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं, केरल की, तो यहां तो आपको ग्राम पंचायत देखने को मिल जाएगी, लेकिन मेघालय जो कि 6 शेड्यूल के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में आता है और इसमें जनजातीय परिषद यानी स्वायत्त जनजातीय परिषद जनजातीय परिषद जो होती है ना, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, एडीसी जिसे हम कहते हैं, उसका गठन होता है। इसीलिए वहां पे 3 स्तर की पंचायत भी देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो भैया अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 312 में कहा गया है। ठीक है, जबकि यूपीएससी की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 315 में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत संघ की कार्यपालिका केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से मिलकर बनती है? नहीं मेरे दोस्त, इसमें मंत्रिपरिषद को भी शामिल करो, महान्यायवादी को भी शामिल करो। तो यहाँ केवल वर्ड लगाते ही ये प्रश्न का ऑप्शन गलत हो गया, पहला गलत हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं क्या? तो मेरे भाई दोनों सदन नहीं होते राज्य के, केवल विधानसभा होता है और उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं, जबकि विधान परिषद तो होती ही नहीं है शामिल। तो दूसरा भी गलत हो गया भैया। अब कह रहा है, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए योग्य हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। और अगर राज्यसभा की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होगा तो वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहला और दूसरा गलत है। और क्यों गलत है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। देखिए, किसी भी प्रश्न को आप करो तो केवल आंसर नहीं रट रहा है, उसकी व्याख्या के साथ जो अदर स्टेटमेंट दिए गए तो वो क्यों गलत है, इसके पीछे क्या रीजन था और क्या सही हो सकता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज फिर टेस्ट पेपर करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कैसे उसका रिवीजन कर सकते हो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे लगा दूंगा, आप उसे जरूर चेकआउट कर लो कि 3 से 4 बार आप किस तरीके से रिवीजन कर सकते हो, जिस पैटर्न पे मैं या टॉपर्स लोग भी करते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों पर विचार करिए। संविधान में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए किसी आधार का उल्लेख नहीं। तो ये बात सही है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो भैया सही है। दूसरा है, उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है। बिल्कुल, इसके प्रमाण देख लो, बहुत सारे उपराष्ट्रपति ऐसे जो 2-2 बार कार्यकाल निभाया है, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को देख लीजिए, जाकिर हुसैन को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने 2-2 बार इस पद को सुशोभित किया है। तो दूसरा भी सही है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो इससे पहले उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कार्य अवैध माने जाएंगे। यही स्टेटमेंट गलत है कि जिस समय उसे अवैध घोषित किया था उसके चुनाव को, उसके बाद किए गए कोई भी कार्य अवैध हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले उसने जो भी कार्य किए उपराष्ट्रपति के पद पे या राष्ट्रपति के पद पे, वो सारे के सारे वैलिड होंगे, वो सारे काम वैध माने जाएंगे, कानूनन सही माने जाएंगे। लेकिन यह अवैध कह रहा है, यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और आगे देख, अगर हम चौथे स्टेटमेंट को पढ़ें कि संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन की कोई व्यवस्था नहीं है, बस यहीं पे आप लोग गलती कर जाओगे। मेरे भाई, उपराष्ट्रपति के पद की बात तो की गई है लेकिन वेतन की बात नहीं की गई, क्योंकि उनके जो वेतन होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में दिए जाते हैं, उनको वेतन और शक्तियां वगैरह। लेकिन वेतन उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं मिलता है। किसके नाम से मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो यहाँ पे चौथा तो आप देखोगे सही हो जाएगा। इसी आधार पे आप कह सकते हो कि पहला, दूसरा और चौथा सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं हम। यदि कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित करके और दूसरे सदन द्वारा अगर अस्वीकार कर दिया जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, संयुक्त बैठक होगी, बशर्ते वो संविधान संशोधन विधेयक नहीं होना चाहिए और धन विधेयक नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पे किसी भी प्रकार के संयुक्त बैठक का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन बाकी जितने भी विधेयक होते हैं, अगर उस पर दोनों सदनों में आपस में सहमति नहीं होती या विरोधाभास होता है तो वहां पे संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। किसके द्वारा? आर्टिकल 108 के द्वारा। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर महोदय करेंगे और इसका वर्णन आर्टिकल 118 में किया गया है। और अगर स्पीकर महोदय जो है कि उस समय मौजूद नहीं है तो उसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे, जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं।
अगले प्रश्न को देखते हैं महान्यायवादी के संदर्भ में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 76 में महान्यायवादी के लिए संवैधानिक प्रावधान है इनके गठन के बारे में। फिर वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यह बात बिल्कुल सही है भाई, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी भी होता है। ठीक है, तो पहला तो सही है। दूसरा, वह निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। देखो, वो निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि अपनी वकालत चला सकते हैं, किंतु भारत सरकार के विरुद्ध न तो वो सलाह देंगे और न ही किसी मुकदमे की पैरवी करेंगे अगर वो भारत सरकार के खिलाफ है, क्योंकि आप ऑलरेडी भारत सरकार के क्या हो, प्रथम विधिक अधिकारी हो, आपको सारी गोपनीय जानकारियां पता है भारत सरकार की, और बाद में आप क्या करोगे, भारत सरकार के विरुद्ध ही कोई मुकदमा चलाने लग गए या सलाह देने लग गए लोगों को कि भारत सरकार के ये प्रोविजंस में लूप फॉल्स है, कमियां, आप इसको चुनौती दे सकते हो, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, परंतु इन प्रतिबंधों के साथ। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा, पहला ही केवल सही होगा। अगला प्रश्न है, असत्य कथन की बात करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शुरू में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 5 नियामक सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बस यहीं पर यह गलती हो गई, क्योंकि 5 वर्ष नहीं दोस्तों, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है और यहाँ पे आपसे असत्य ही पूछा जा रहा है, तो केवल दूसरा ही गलत है, पहला सही है। ध्यान देना कि अब इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। 2018 में एक संवैधानिक संशोधन लाया गया था जिसको पास होने के बाद 102 नंबर दे दिया गया, यानी 102 संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या किया गया, आर्टिकल नंबर 338 बी ऐड किया गया और आर्टिकल नंबर 340 में ए ऐड कर दिया गया और इसके बाद इसको संवैधानिक संस्था का दर्जा दे दिया गया है। तो यहां पर समझ में आ गया क्या गलती थी और क्या स्टेटमेंट गलत था। अगला प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त का मुख्यालय कहां पर है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। कहां पर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, इसलिए उपरोक्त में से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का प्रावधान है। ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 149, क्योंकि आर्टिकल नंबर 148 में कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल या फिर महालेखा परीक्षक के गठन की बात की गई है, न कि उनकी कर्तव्य शक्ति। कर्तव्य शक्तियां तो 149 में है, और अगर हम 150 की बात करें तो यहाँ पे ये संघ के साथ साथ राज्यों की भी लेखा परीक्षण कर सकते हैं, यानी कि संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप तैयार करते हैं। और आर्टिकल 151 के अंतर्गत लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन जो रिपोर्ट होता है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ये लेखा परीक्षा जो ऑडिटिंग करते हैं उनकी रिपोर्ट को ये सबमिट करते हैं। तो ये चारों अलग अलग आर्टिकल थे और चारों को मैंने डिस्कस कर दिया। अगला प्रश्न है आपका नीति आयोग के गठन के संदर्भ में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इनका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। कैबिनेट मंत्री, बिल्कुल सही बात है। और पहले उपाध्यक्ष आपके अरविंद पनगड़िया जी थे, जो वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। फिर आगे देख लेते हैं। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट मेरे भाई सही हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें कि नीति आयोग के जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, जिनको हम लोग CEO कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, की नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। ये बात तो बिल्कुल सही है। और इनका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। नहीं मेरे दोस्त, इतना छोटा पद नहीं होता है। इनका पद जो होता है वो भारत सरकार के मंत्री के समकक्ष होता है, राज्य मंत्री के समकक्ष नहीं होता। तो दूसरा गलत हो जाएगा, केवल पहला सही होगा। और यहाँ असत्य कथन ही पूछा जा रहा है, जरा इसको ध्यान दिया करो कि असत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, इसलिए केवल दूसरा ही गलत है। निम्नलिखित में से केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC की स्थापना संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पे 1964 में की गई थी। ध्यान देना कि 2003 में, इसके गठन तो 1964 में हुआ, लेकिन 2003 में इसको एक वैधानिक अधिकार दे दिया गया, अर्थात अधिनियम पास करके इसको वैधानिक शक्तियां प्रदान कर दी गई, वैधानिक अधिनियम बना दिया गया। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर पे क्या पूछ रहा है, असत्य कथनों को फिर से पूछा जा रहा है। तो पढ़ते हैं असत्य कथनों के बारे में। लोकपाल स्वतंत्र भारत में अपनी तरह की पहली संस्था है जिसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत उपरोक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए स्थापित किया गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों।
और लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो भारत सरकार के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। तो यहां पर आप देखोगे दूसरा भी सही है। और पहले लोकपाल अधिकारी कौन बने हमारे लोकपाल, वो हमारे बने थे पिनाकी चंद्र घोष। और इसका गठन कब हुआ जरा ये मुझे बता दो, 2018 या 2019? हालांकि क्वेश्चन आगे आएगा, लेकिन जब तक उस क्वेश्चन पे जाओगे उससे पहले ही आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई जरूर करिए। तो यहाँ पे ना तो पहला गलत है और न ही दूसरा, अर्थात दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, बेमेल युग्म का चयन करिए। अनुच्छेद 248 में क्या कहा गया भैया? तो ये कहा गया विधायन की अवशेष शक्तियों के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 257 कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होता है। आर्टिकल 250 यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये कहता है कि आपातकाल के समय में राज्य सूची पर संसद का कानून निर्माण करना, अर्थात मान लो इमरजेंसी आ जाती है, जब इमरजेंसी के प्रोविजन लगे होते हैं आर्टिकल 352, 356, 360, उस दौरान क्या किया जाएगा कि राज्य के ऊपर जो राज्य सूची विषय होते हैं उन पर संसद कानून बना सकेगी। ये आर्टिकल 250 में कहा गया है। तो इसलिए तीसरा वाला ही बेमेल है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समझौते के लिए दोस्तों 253 मैंने आर्टिकल बताया। कौन सा? 253। ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल 275 देखोगे तो संघ से कुछ राज्यों को अनुदान का प्रावधान भी दिया गया कि आपको अनुदान मिल जाएगा। इसके बारे में 275 में कहा गया है। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर दिया करो और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया करिए, ठीक है, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए कि हम आपके लिए डेडिकेट रहें। और शाम को आज ही सीसेट का टेस्ट पेपर मैं कराने वाला हूं, जो यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज होंगे तो उन्हें जरूर देखिएगा। लगातार 2 से 3 दिन मतलब आते रहेंगे लगातार ये टेस्ट पेपर, और हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे लगभग 10-12 साल के। वहां से आप सीसेट के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति में कौन शामिल नहीं है? ध्यान से समझना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात की जा रही है तो उसमें प्रधानमंत्री शामिल रहेंगे, गृह मंत्री शामिल रहेंगे और दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता भी शामिल रहेंगे। परंतु लोकसभा से उपाध्यक्ष नहीं आते हैं। लोकसभा से कौन आएंगे? स्पीकर महोदय आएंगे, क्योंकि स्पीकर का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, इसको शामिल किया जाएगा, उपाध्यक्ष को नहीं। तो ये गलत हो गया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से भारतीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में गलत कथनों का चयन करिए। इसके न्यायिक क्षेत्र में न केवल संघीय मामले बल्कि नौसेना, समुद्री और राजदूतों के मामले भी शामिल है। तो ये बातें नहीं होंगी, क्योंकि राजदूतों के ऊपर तो जो विचार विमर्श करने की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति को होती है, ठीक है। समुद्री या नौसेना के ऊपर भी विचार विमर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो उच्चतम न्यायालय कैसे इसके मामले में घुस जाएगी? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट, क्योंकि उच्चतम न्यायालय संघीय मामले तक ही सीमित है और इसका न्यायिक क्षेत्र सीमित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तक ही केवल मतलब संघीय मामलों तक ही सीमित रहता है। संसद द्वारा इसके न्याय क्षेत्र की शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन घटाया नहीं जा सकता। और एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के तहत इसके पास न्यायिक अधीक्षक का भी अधिकार है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू करने का भी अधिकार है। तो ये भी सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी बी सी डी तीनों सही है। अब यहाँ पे हम बेमेल युग्म को पहचानेंगे कि जो आर्टिकल दिया गया और उसके अंतर्गत विषय वस्तु सही रखी गई है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अनुच्छेद 124C के अंतर्गत संसद की कानून बनाने की शक्ति है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जो आर्टिकल दिए गए सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, तो 124 में तो होता है सुप्रीम कोर्ट का गठन, यानी भारत के एक सर्वोच्च न्यायालय रहेगी, लेकिन उसमें संसद को कानून बनाने की भी शक्ति है कि जो इनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकती है। 131 में उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकारों के बारे में बात की गई है कि किस प्रकार से राज्यों के बीच में अगर कोई संघर्ष है, संघ राज्यों के बीच में अगर कोई संघर्ष है तो आप इसका समाधान करेंगे। वहीं अनुच्छेद 137 में अगर हम देखते हैं तो उच्चतम न्यायालय के आदेशों की समीक्षा भी करने की शक्ति है, ठीक है। लेकिन 127 नंबर का स्टेटमेंट गलत है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 127 में नहीं होती है, बल्कि किसमें होती है? तदर्थ न्यायाधीशों में। ध्यान देना कि आर्टिकल 127 के अंतर्गत कहा गया कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, कार्यकारी न्यायाधीश की नहीं होती है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया मिलान। अगले प्रश्न को देखते हैं 31। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किस समिति के सिफारिश का संबंध पंचायती राज के अशोक मेहता से संबंधित नहीं, यानी कि कौन सी सिफारिश ऐसी है जो अशोक मेहता जी से संबंधित नहीं है। देखिए, उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति के बारे में भी कहा था कि बिल्कुल इनके पास कंपलसरी जो है कि टैक्सेशन की पावर भी होनी चाहिए, पंचायती चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की अधिकाधिक भागीदारी भी होनी चाहिए और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। तो ये तीनों सिफारिशें तो इन्होंने की थी, परंतु पंचायती राज पद्धति को इन्होंने 3 स्तर पे नहीं कहा था, द्विस्तरीय कहा था, जिसमें ग्राम स्तर और एक जिला स्तर होगा। जबकि त्रिस्तरीय की बात बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, जो 1957 में गठित हुई थी, और अशोक मेहता समिति जो थी 1977 में गठित की गई थी।
तो इस आधार पे आप देखोगे कि चौथा स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि ये इनकी सिफारिश नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 32 नंबर पे। यहां पे सही युग्म का चयन करना है। अब देखिए आर्टिकल 243 किससे संबंधित है मेरे दोस्तों? ये आपके पंचायतों में आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायतों में आरक्षण। आर्टिकल 243 के किससे संबंधित है? पंचायतों के लिए निर्वाचन की पद्धति से संबंधित है। ये सही हो जाएगा। आर्टिकल 243 जी ये किससे संबंधित है? तो ये आपका पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है कि किस किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। और आर्टिकल 243 की बात करेंगे सी की, तो इसमें पंचायतों की संरचना के बारे में बात की गई कि आर्टिकल 243 सी में संरचना किस प्रकार से पंचायत की होगी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही? केवल बी वाला सही है कि के में जो है निर्वाचन की बात की। बाकी क्या क्या थे वो मैंने बता दिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध 11वीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों से संबंधित नहीं है? तो आप देखो भूमि विकास और भूमि सुधार करना भी है, पुस्तकालय खोलना भी है, ईंधन और चारे की व्यवस्था करना, खादी ग्राम उद्योग कटोर उद्योग भी है, और पशुपालन और कुक्कुट पालन। अगर आप देखोगे ये सभी चारों पांचों जो ऑप्शन पड़े ये कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, परंतु नगरीय निर्धनता उन्मूलन करना नगर पालिका का कर्तव्य है, पंचायती राज के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में नहीं आता है। ये आपका आता है 12वीं अनुसूची में जो नगर पालिका से संबंधित होती है, नगर निगम से संबंधित होती है। इसीलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि केवल एक स्टेटमेंट हटा दिया जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है? भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। हाँ बिल्कुल आधारित है। और भारतीय संघ राज्यों के बीच आपसी सहमति का प्रतिफल है। नहीं भैया, हमारे भारत में जो राज्य हैं उनके बीच में कोई आपस में सहमति नहीं हुई है। हमारे भारत का जो निर्माण किया गया भारतीय संघ का वो बिना सहमति के किया गया है, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। और आपसे पूछ रहा है सही, तो केवल एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती? देखिए युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पे 352 का पालन होता है, और वहीं पे सशस्त्र विद्रोह के आधार पे 352 का पालन होता है, परंतु आंतरिक विद्रोह पे अब नहीं होता है। हालांकि 44वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, कब हुआ था? 1978 में। इसके द्वारा इस वर्ड को जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह को। उससे पहले आंतरिक विद्रोह के आधार पे ही आपातकाल लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। यहां पर भी आपसे असत्य कथनों के बारे में पूछ रहा है। आर्टिकल नंबर 359 राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने अधिकार को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत करता है। बिल्कुल सही बात है। अर्थात कि अगर जब आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जा रहा हो, मतलब कि 359 का आपातकाल के दौरान, और जब उस समय आपके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति इस चीज के लिए अधिकृत हो जाता है कि आप उसके खिलाफ न्यायालय में जाके कोई रिट दायर नहीं कर सकते हो, बशर्ते आर्टिकल 20 और 21 को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इसमें लिखा है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार आपातकाल में भी प्रभावी रहता है, यानी जिसको आर्टिकल नंबर 20 कहते हैं। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 21 भी प्रभावी रहता है, अर्थात प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों प्रतिबंधित नहीं हो सकते, बाकी सब प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो यहाँ पे असत्य की बात पूछी जा रही, न पहला गलत है और न ही दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय मतलब किस एक संसदीय समिति को कैग का मार्गदर्शन प्राप्त होता है? तो भाई कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो अपनी रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति को, वो कहीं ना कहीं आईएएस अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल अधिकारी होते हैं। और जब राष्ट्रपति संसद में रखता है इसके रिपोर्ट को, और जब वहां पे जो मंत्री होते हैं बेचारे, जो गांव के पढ़े लिखे भी होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, केवल धर्म की राजनीति करते हैं, कैसे भी करके सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें क्या पता आईएएस ऑफिसर किस लेवल की लैंग्वेज यूज करते हैं, किस लेवल का जो है कि माइंड सेट यूज करते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है, उस रिपोर्ट को समराइज करने के लिए, इजी वे में समझने के लिए इन कैग वाले अधिकारियों को बुलाना पड़ता है, समझने के लिए कि आईएएस साहब आप बताओ आपने क्या लिखा है, हमें नहीं पल्ले पड़ रहा, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हो नहीं। आईएएस अधिकारी भाई लिखा है कैग रिपोर्ट तो कुछ तो सोच के लिखेगा। तो ये प्राक्कलन समिति को, लोक लेखा समिति को जो है कि क्या करता है, मार्गदर्शन देता है। और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं। जबकि अगर वहीं प्राक्कलन समिति की बात करेंगे तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा से ही होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता, यानी लाभ का पद नहीं ले सकता? तो आर्टिकल नंबर 359 में यह वर्णन किया गया है। अच्छा, आर्टिकल नंबर 359 के बाद आर्टिकल नंबर 58 की अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, इसका वर्णन किया गया।
वहीं आर्टिकल 55 की अगर हम बात करें तो इसमें निर्वाचन प्रणाली की बात की गई कि किस प्रकार से उसका निर्वाचन होगा, और आर्टिकल 57 की अगर हम बात करें तो इस पे पुनर्निर्वाचन की बात की गई है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे सारे आर्टिकल्स आपने समझ लिए हैं। और इस प्रश्न का उत्तर क्या था कि कार्यकाल के दौरान वो कोई और पद ग्रहण नहीं कर सकते, तो आर्टिकल 59। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप किसमें है? तो भैया राष्ट्रपति के लिए अलग से एक शपथ का प्रारूप है जो आर्टिकल नंबर 60 में वर्णित है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यानी आपका आर्टिकल नंबर 60, जिसमें सीजीआई के द्वारा यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, या अगर वो मौजूद नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा भी शपथ दिलाई जाती है। जबकि अनुसूची 3 के अंतर्गत जो संविधान की जो संघीय पद होते हैं उनके लिए ये प्रावधान दिया गया है कि आप शपथ ले सकते हो, जैसे सांसद, विधायक, ठीक है, या कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हो गए, वरिष्ठ न्यायाधीश हो गए, कोई भी होते हैं तो ये सभी लोग शपथ लेते हैं। परंतु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके लिए प्रोविजन अलग दिया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन भाग लेते हैं? तो भैया इनके में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित होने के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को सदन एवं राष्ट्रपति के मध्य विचार विनिमय का माध्यम माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट अगर राष्ट्रपति महोदय सबमिट करते हैं यानी पटल पे रखवाते हैं सदन के, तो उसको सबसे पहले लोकसभा स्पीकर ही इंट्रोड्यूस करता है। दूसरा, संसद और राष्ट्रपति के मध्य सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए उसको क्या माना जाता है? एक माध्यम मान लिया जाता है, मीडियम। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 42, चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है और जिनमें 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। बिल्कुल, एक होते हैं मुख्य इलेक्शन कमिश्नर, जिसको हम लोग कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो इस समय राजीव कुमार जी हैं, और बाकी 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो पहला तो सही हो गया। चुनाव आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। तो ध्यान देना, अधिसूचना राष्ट्रपति महोदय जारी करते हैं, परंतु उसके लिए अनुशंसा कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। ये भी सही है। और चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों और उन्हें चुनाव चिन्हों के आवंटन से उत्पन्न विवादों के निपटारे के लिए एक अर्ध न्यायिक संस्था की तरह कार्य करता है। यह भी सही है। तो यहाँ पे दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, पहला भी सही है, अर्थात डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करिए। आशा पूर्णा देवी भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त थी, यानी कि पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? नहीं, तो आशा पूर्णा जी नहीं थी, बल्कि वी.एस. रामा देवी। कौन थी? वी.एस. रामा देवी जी थी। और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा हुआ है, 2020 या 21 में पूछा गया, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय पूछा गया था। और दूसरा स्टेटमेंट, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने अभी इस बार लोकसभा का चुनाव करवाया। तो दूसरा सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका 44 नंबर पे। अगर हम बात करते हैं, क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन का प्रावधान किया गया है? तो भैया ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 317 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल की वर्ष आयु जो पहले तक हो, यानी क्या होगा उनका कार्यकाल? 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष। और जेपीएससी का जो गठन है वो संसद अधिनियम के द्वारा कर सकती है, जो अधिनियम बना के, ये मैंने आगे ही आपको डिस्कस किया। इनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल क्या होता है? 6 से 62 वर्ष, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो 6 अप्रैल 1952 में किया गया था, केसी नियोगी साहब की अध्यक्षता में। और जैसे 15वें एनके सिंह की अध्यक्षता में, 16 अरविंद पनगड़िया जी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सांविधिक आयोग नहीं है? सांविधिक का मतलब होता है जब संसद अधिनियम बना के किसी उसका गठन करती है संस्थाओं का या आयोग का। जैसे मानवाधिकार अधिनियम देख लो, 1993 में गठन किया गया है, और महिला आयोग देख लो। तो इस तरीके से इन्हें सांविधिक आयोग कहते हैं। कौन सा ऐसा नहीं है? जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। हालांकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करेंगे तो ये संवैधानिक प्रावधान है, अर्थात आर्टिकल नंबर 338 में ये वर्णित है। और 338
एक प्रोविजन अलग से किया गया जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए प्रोविजन कर दिया गया। और फिर 338 को 102वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ओबीसी कमीशन को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब वो सांविधिक संस्था नहीं मानी जाती है। तो यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रोटेम स्पीकर के बारे में। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाना शुरू कर देते हैं, यह भी सही बात है। और प्रोटेम स्पीकर कब तक अपने पदों पर बने रहते हैं? जब तक नए अध्यक्ष का निर्वाचन ना कर दिया जाए। अभी इसी बार आप देखोगे इस बार का जो इलेक्शन था काफी ड्रामेटिक और काफी इंटरेस्टिंग था। तो ओम बिरला जी के अध्यक्ष बनने से पहले प्रोटेम स्पीकर जी थे और उनका नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, बहुत चर्चा में थे वो। और जब उन्होंने देखा कि जब प्रोटेम स्पीकर के तहत मतलब कि जो स्पीकर महोदय नए ओम बिरला जी को चयनित किया जा चुका है, यानी इनका अपॉइंट हो गया, तब उन्होंने अपना पद छोड़ा था। अगला प्रश्न आपका है 49। धन विधेयक के संदर्भ में असत्य कथनों पर बात करेंगे। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, बिल्कुल सही बात है। यही अंतिम कहेगा कि धन विधेयक है कि नहीं है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यह भी सही बात है। इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें संसद का कोई भी सदस्य नहीं, केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है दोस्तों, इसीलिए इसको सरकारी विधेयक कहा जाता है। और कोई भी सदस्य में तो जो ऐसा व्यक्ति होगा जो संसद का सदस्य तो हो सकता है, परंतु वो क्या कर रहा होगा, वो मंत्री नहीं होगा, सरकार का आदमी नहीं होगा। और इसकी परिभाषा आर्टिकल नंबर 110 में दी गई है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा गलत। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी राज्यसभा में एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? अगर आंध्र प्रदेश की बात करें 11 सीट, गुजरात की बात करें 11 सीट, एमपी की बात करें 11 सीट, लेकिन उड़ीसा 10 सीटों के साथ है, तो इसलिए सी वाला अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों के लिए किस अधिकार का संरक्षण नहीं करता है? तो भाई राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 19 में। देश में निर्बाध संचरण भी कर सकते हो आप, और सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार भी है। जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित भी कर सकते हो, परंतु अभियोग लगाने की मौखिक और लिखित स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। इसीलिए केवल ए वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी 5 नंबर पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से कभी भी बर्खास्त कर सकता है? ऐसे नहीं दोस्तों, कभी नहीं बर्खास्त कर सकता। जब तक लोकसभा में बहुमत उसे प्राप्त है तो उसे बर्खास्त नहीं कर सकते। हाँ, जब लोकसभा में बहुमत नहीं है तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन कभी भी बर्खास्त नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर अपना बना रहता है, ये बात भी सही है। तो केवल आर सही है, ए गलत है। हालांकि प्रधानमंत्री नहीं, सभी सांसद या सभी मंत्री इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, परंतु पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो पूरी मंत्रिपरिषद में जो 90-80 सदस्य होते हैं वो तो सामूहिक रूप से होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे हर एक सांसद, 543 सांसद इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, सभी के सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? अब देखो यहाँ पे जो मैं प्रश्न कर रहा था तो मैंने यहाँ पे एक गलती देखी थी, हो सकता है आप लोग भी इस गलती को देख लेंगे आराम से। क्या कहा जा रहा है कि संघीय विशेषता नहीं है, इट मीन्स की 3 विशेषता 4 विशेषता संघीय होंगी। देखिए, संविधान की सर्वोच्चता होना संघात्मक की विशेषता है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होना संघात्मक की विशेषता है, द्विसदनीय विधायिका होना संघात्मक की विशेषता है, परंतु सशक्त केंद्र होना ये एक एकात्मक विशेषता है, ध्यान से समझना। और साथ ही साथ अनस्वर राज्य और नस्वर राज्य दोस्तों, ये देखा जाए तो किसकी विशेषता है? अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि अनस्वर राज्य क्या है दोस्तों, अनश्वर राज्य, ठीक है। अब यहां पर मेरे को एक बात बताओ भाई, संघात्मक व्यवस्था कहाँ की है? अमेरिका की है। वहां पे क्या राज्य आपस में सहमति से तो जुड़े हैं, लेकिन क्या केंद्र के पास इतनी शक्ति है कि वो उन राज्यों को नष्ट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। जबकि भारत में क्या होता है, भारत में संघीय व्यवस्था तो है, परंतु यहाँ पे सशक्त केंद्र होने के साथ जब भी मन करेगा तब राज्यों का नष्ट किया जा सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ बना अलग, झारखंड अलग बन गया, तेलंगाना अलग बन गया, उत्तराखंड अलग बन गया, इसमें तो केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पे जो अनस्वर राज्य है दोस्तों, ये एक तरीके से संघात्मक की व्यवस्था है, और इस हिसाब से केवल 5वां ऑप्शन ही यहाँ पे गलत है। लेकिन यहाँ पे 5 ऑप्शन किसी के साथ नहीं दिया, अकेले किसी ने किसी के साथ ऐड किया है। तो यहाँ पे 3 और 5 एक आंसर बन सकता था, परंतु कब? जब यहाँ पे राज्य क्या लिखते हैं, नस्वर राज्य। भाई क्या लिखते हैं, नस्वर राज्य, क्योंकि ये संघीय विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें केवल आपको सशक्त केंद्र को मानना है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से सही कथन या कथनों का चयन करें।
क्या है भैया सही कथन की संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 में वर्णित की कर केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं जबकि राज्यों को सौंपे जाते हैं? नहीं, यही गलत है। केंद्र के द्वारा कर लगाए जाते हैं लेकिन एकत्रित करना, रेगुलेट करना, विनियमित करना ये राज्य सरकारों के द्वारा किए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला प्रश्न, संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 268 में वर्णित है कि सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किन राज्यों का संबंध महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 से संबंधित है? तो ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा के मध्य जो है कि महादायी नदी जो बहती है उसको लेके ये डिस्प्यूट बना हुआ है। हालांकि जो सबसे पहला अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण गठित किया गया था वो 1969 में था, कृष्णा नदी जल विवाद, जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को लेकर था। अगला प्रश्न है, सही कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित वैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय हैं। अब यहां पर मेरी बात समझना कि बिल्कुल ये वैधानिक तो है लेकिन गैर संवैधानिक है, ये बात बिल्कुल सही है। देश को 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी के मध्य विभाजित किया गया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की, ये भी बात सही है। लेकिन तीसरा गलत है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय लखनऊ नहीं है दोस्तों, वो होता है प्रयागराज। क्या होता है? प्रयागराज। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। और एक और चीज जान लो कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो हमारे गृह मंत्री करते हैं, जो केंद्र के गृह मंत्री होते हैं, जो वर्तमान में कौन है? अमित शाह जी हैं। अगला प्रश्न है, आर्टिकल नंबर 352 के विषय में क्या सही है? क्या सही है भैया 352 के बारे में? कि मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, बिल्कुल सही बात है, जिसको 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह के शब्द से रिप्लेस कर दिया गया, ये भी सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्री परिषद के लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही की जा सकती है, यह भी सही है। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति व मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। और डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी के सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं? क्या है भैया? तो वित्त आयोग का आर्टिकल 280 में प्रावधान किया गया है। ध्यान देना कि जो योग्यताएं भारत की संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं और ये प्रोविजन आर्टिकल नंबर 282 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न, कौन प्रधानमंत्री पद का ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो ध्यान से समझ लो इसको भी, अभी इससे संबंधित एक प्रश्न ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि जो कौन व्यक्ति ऐसा था जो मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बना, किसी भी राज्य का प्रधानमंत्री बने, वो थे चंद्रशेखर जी बलिया के। यहां पूछा जा रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री बना लेकिन वो किसी सदन का सदस्य नहीं था। तो आई के गुजराल साहब की बात करेंगे तो ये भी सदस्य थे। एचडी देवगौड़ा जी की बात करेंगे तो विधानसभा के सदस्य थे। इंदिरा गांधी जी की बात करेंगे तो जब पहली बार प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये राज्यसभा की सदस्य थी। परंतु पीवी नरसिम्हा राव जी, जो कि 1991 से लेकर 1996 तक के कार्यकाल में थे, ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सूची में आर्टिकल दिए और उनके प्रावधान। जैसे आर्टिकल 60 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की शपथ हो गई। आर्टिकल 69 की बात करेंगे 69 तो उपराष्ट्रपति की शपथ हो गई। और आर्टिकल 76 की बात करेंगे तो ये भारत के न्यायवादी का पद हो गया। और आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात की जाती है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अनुच्छेद 143(2) के तहत राष्ट्रपति किसी ऐसे वाद को जो किसी ऐसी संधि, करार, सनद आदि से उत्पन्न हुआ जो संविधान लागू होने से पूर्व की गई थी और इसके लिए जब उच्चतम न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है राष्ट्रपति, तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? तो पहला, उच्चतम न्यायालय ऐसे विवाद पर परामर्श देने के लिए बाध्यकारी है, बिल्कुल सही। और उच्चतम न्यायालय ऐसे विवाद पर परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये बात भी सही है। तो ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। देखिए, संविधान बनने से पहले किसी भी घटना पे या किसी भी संधि या किसी भी करार पे राष्ट्रपति जब चाहे तब परामर्श मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट को देना ही पड़ेगा, ये बाध्यकारी है। परंतु संविधान बनने के बाद अगर किसी विवाद को लेकर राष्ट्रपति परामर्श मांगता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी नहीं होता। वो मन करेगा तो देगा, नहीं मन करेगा तो नहीं देगा, ठीक है, ऐसे। लेकिन दोनों ही कंडीशन में राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं होता इस परामर्श को मानना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति तभी उसके पद से हटा सकता है जब उसके विरुद्ध कदाचार अथवा अक्षमता का आरोप सिद्ध हो जाए। क्या ये बात सही होगी? ये हमें पढ़ना होगा पहले तो।
ठीक। और अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को देखें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट मेरे दोस्त सही, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित है कि संसद का कार्य हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा? दो ही भाषा में होता है, परंतु लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर 120 में कहा गया है। आप देखोगे साउथ इंडिया के जो सांसद होते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो सांसद होते हैं, ये सभी लोग क्या करते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप महुआ मोइत्रा को देख लीजिए, अभिषेक बनर्जी को देखिए, ये जो नए नए सांसद अभी इस बार आए हैं, ये लोग तो पश्चिम बंगाली भाषा में बोलते हैं, मतलब बांग्ला भाषा में। तो अलग अलग जो है कि भाषाओं में अभिव्यक्ति करने की आज़ादी आर्टिकल 120 के तहत दी गई है। अब यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आर्टिकल 341 के तहत राष्ट्रपति राज्य विशेष के संदर्भ में किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है क्या, यानी एसटी के लिए। और आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति राज्य विशेष के संदर्भ में किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। बस यहीं पे ये प्रोविजन गलत हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है, दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां देखोगे क्यों गलत हो गया, क्योंकि आर्टिकल नंबर 341 के तहत अनुसूचित जनजाति नहीं बल्कि क्या आएगा, एससी आएगा। और आर्टिकल 342 के तहत अनुसूचित जाति नहीं बल्कि एसटी आएगा। और आर्टिकल 340 के अंतर्गत कौन आता है, ओबीसी के बारे में बात होती है। इसीलिए यहाँ पे दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, दोनों ही गलत हो गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। क्या प्रश्न कह रहा है, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित किस समिति ने यह सिफारिश दी थी कि 155 अनुच्छेद में संशोधन करके राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए? तो इस तरीके के जो विचार थे, जो खतरनाक विचार थे, ये सरकारिया आयोग के थे। ध्यान देना कि सरकारिया आयोग को 1983 में गठित किया गया। 1988 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, जब राजीव गांधी जी की सरकार थी। और ये 3 सदस्यीय समिति थी। इनके जो अध्यक्ष थे वो रंजीत सरकारिया, और जो 2 अन्य सदस्य थे वो कौन थे, बी शिवरामन थे। ध्यान देना, बी शिवरामन, और अन्य सदस्य के रूप में एसआर सेन थे। तीनों के नाम में एस जरूर आता है कंपलसरी तौर पे। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा के विघटन से संबंधित बात की गई। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया वो समाप्त नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई विधेयक लोकसभा में गया ही नहीं, एक भी बार वो गया ही नहीं, केवल राज्यसभा में ही शुरू हुआ और वहीं पे अभी लंबित है, तब तक लोकसभा विघटित हो गई, तो क्या वो विधेयक समाप्त होगा? नहीं मेरे दोस्त, वो सही है। राज्यसभा में लंबित विधेयक है लेकिन उसे लोकसभा ने पहले ही पारित कर दिया, तब जाके राज्यसभा में आता है, ऐसे में वो विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ किसे मिलता है? तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है, क्योंकि जितनी मात्रा में अल्पसंख्यकों ने सीट जीती होगी उतनी मात्रा में उनको क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व भी मिल जाएगा। तो ये ज्यादा सही रहता है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून और राज्य कानून में संघर्ष हो जाएगा तो किसको माना जाएगा? केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी माने जाएगा। जैसे शिक्षा का कानून आप देख लो, इस पे अगर कोई बना रहा है केंद्र और राज्य सेम प्रोविजन पे और संघर्ष होता है तो केंद्र के कानून को वैलिडिटी मिलती है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी को देश का प्रथम विधिक अधिकारी माना जाता है। बिल्कुल सही। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकता है, यह भी सही है। महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाया जा सकता है, मतलब समान हटाया जा सकता है? नहीं। तो ये दोस्तों प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ध्यान देना, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं राष्ट्रपति के, और इनको वही वेतन मिलेगा या वही लाभ मिलेंगे जो पारिश्रमिक तय किया जाएगा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के द्वारा जो पारिश्रमिक तय किया जाएगा। तो तीसरा गलत हो गया, केवल पहला दूसरा ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कब हटा सकते हो? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में पेश किया जा सकता है। गलत। ये राज्यसभा में ही सबसे पहले पेश किया जाएगा। किसमें? राज्यसभा में। पहला गलत हो गया। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के पूर्ण बहुमत ने पारित किया हो और जिसे लोकसभा सहमत हो। ध्यान समझना, यहाँ पे विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, तत्कालीन सदस्यों का पूर्ण बहुमत है। ठीक है। और इस प्रयोजनार्थ संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जा सकता है जब इसकी सूचना आपने 14 दिन पहले ही उपराष्ट्रपति को दे दी हो कि सर हम आपके खिलाफ हटाने की प्रक्रिया लेकर आने वाले हैं। तो 2 और 3 सही है, पहला वाला गलत हो गया।
अगला यहाँ पे मिलान करना है राज्य और राज्यसभा सीटें। अभी हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट कितनी है, 11 है। राजस्थान की राज्यसभा सीट कितनी है, 10 है। छत्तीसगढ़ की कितनी है, 5। और मिजोरम की कितनी है, 1 है। तो इस आधार पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा गठित पूर्वोत्तर परिषद में कुल 7 सदस्य राज्य हैं। गलत। टोटल 8 राज्य, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य आते हैं जैसे असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, ये पूरे 8 राज्य पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। और 1994 में सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बनाया गया। ये सही है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अभी वर्तमान में क्या 7 सदस्य हैं? नहीं, 8 सदस्य हो चुके हैं। तो दूसरा सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं हो सकती? यह बोमई वाद में कहा गया। SR बोमई वाद मामले में 1994 में निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर आप आर्टिकल नंबर 356 का दुरुपयोग करते हो तो पुनः क्या किया जाएगा, उस मंत्रिपरिषद को या मुख्यमंत्री के अधीन जो रहने वाले जो शासन कर रहे थे मंत्रिपरिषद, उसको पुनः बहाल किया जा सकता है। अर्थात इसके निर्णय पे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। यही प्रोविजन लाया गया था। अगला प्रश्न, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं वर्णित है और उनको क्रम के अनुसार लगाना है। तो ये मैं पहले ही डिटेल से बता चुका हूं, बस यहाँ पे सीधे आंसर बताऊंगा। जैसे अगर आप देखोगे इसका क्या होगा, अगर इसका देखोगे तो सी आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। 1 का मतलब सिंधी जो 1967 में शामिल की गई थी। 4 का मतलब, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, असमिया और बंगाली दोस्तों पहले से ही है, ठीक है। जो 14 मूल भाषा थी उसमें पहले से है। फिर आएगा आपका सिंधी 1967 में आ जाएगा। उसके बाद आपकी आएगी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 1992 में इसे ऐड किया गया। और लास्ट में आएगा 3rd नंबर संथाली, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 2003 में ऐड ऑन किया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो एक तो ऑस्ट्रेलिया, एक ब्राजील, जबकि जापान और इटली में एकात्मक व्यवस्था है। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा 76। निम्न में से कौन सी विशेषताएं एकात्मक शासन की हैं, यानी एकात्मक शासन की, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो आपातकालीन उपबंध और अखिल भारतीय सेवाएं, ये दोनों आपकी एकात्मक शासन व्यवस्था है जो कि भारत में भी देखने को मिलती है। लेकिन जो कठोर संविधान की व्यवस्था है ये संघीय व्यवस्था मानी जाती है। स्वतंत्र न्यायपालिका की जो व्यवस्था है ये भी संघीय मानी जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देना, भारत में स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका शब्द प्रयोग किया था। क्या कहा था? स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका। अगर आपसे एकीकृत न्यायपालिका पूछा जाएगा ना दोस्तों, तो आपको लगाना एकात्मक विशेषता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया? केवल स्वतंत्र न्यायपालिका, जो क्या हो जाएगी? केवल संघीय हो जाएगी। तो इसीलिए आपको एकात्मक के तौर पे 2 और 3 ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में कहा कि यह मजबूत केंद्र वाला संघ है? यह स्टेटमेंट आइवर जेनिंग्स ने दिया, जबकि मॉरिस जोन्स ने सहमति वाला संघ कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसको सहकारी संघ व्यवस्था कहा था। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान संघीय है और संघीय होना इसकी मूल विशेषता है? तो यह मामला बोमई वाद में दिया गया था जो 1994 में लाया गया था। अगला प्रश्न है, सरकारिया कमीशन ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल सही। और जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई थी उन्होंने 356 का प्रयोग कम से कम किया। यह गलत है। सरकारिया आयोग ने यह रिपोर्ट में देखा, क्या देखा? सरकारिया आयोग ने यह रिपोर्ट में देखा कि 356 का जो दुरुपयोग किया जा रहा है वो सबसे अधिक वही सरकारें कर रही हैं जो केंद्र में आ चुकी हैं। इसीलिए आर गलत होगा, केवल ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां आप देखोगे भाग 11 में केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध दिया गया है और इसी में प्रशासनिक संबंध भी दिया गया है, जबकि बी वाले में क्या करा है कि केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध का उल्लेख भाग 11A में नहीं दिया गया है। किस में दिया गया है? 11 में। तो ये वाला गलत हो गया। केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध 12 में दिया गया, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है, तो केवल बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है, 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, 262 में अंतर्राज्यीय नदी या नदी जल विवाद। लेकिन आर्टिकल 253 के अंतर्गत ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका प्रयोग वहां होता है जब अंतर्राष्ट्रीय संधियों या समझौतों या हस्ताक्षरित किए हुए करार पे नियम बनाने के लिए राज्य सूची पर संसद को शक्ति प्राप्त होती है।
253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए जब राज्य सूची पर संसद कानून बनाती है उसे कहा जाता है। जबकि माल और सेवा पर जो कर लगाया जाता है यानी कि गुड्स और सर्विसेज पे, तो ये आपके आर्टिकल 246A के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था। यहाँ पे जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, माल और सेवा कर पे बात कर रहा हूं। अगला प्रश्न है 82, पूछा जा रहा है कौन सा सही है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधित प्रावधान है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है और पिछले एक प्रश्न में मैंने 350 तक बोल दिया था, उसे करेक्ट कर लेना। अगला प्रश्न दिया हुआ है आर्टिकल 350 क के तहत प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रदान करना है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है, किसके बारे में किया गया है, जो कि 1992 में किया गया था। इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक, तो इसमें जो प्रावधान किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं पंचायतों के नियमित चुनाव कराने का, पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करने का और राज्य वित्त आयोग के गठन का। जबकि 12वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति अनिवार्य रूप से हस्तांतरण की गई नहीं, ये 11वीं अनुसूची का प्रावधान है, न कि 12वीं तो नगर पालिका नगर निगम का है। तो चौथा गलत है, ए बी सी अर्थात 1 2 3 सही है। अगला प्रश्न आएगा 84 नंबर पे, क्या लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे दे रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, बिल्कुल सही बात है। और राष्ट्रपति प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राज्यपाल की सलाह पर करता है, नहीं मेरे दोस्त, वो किस पे करेगा, वो आपके निर्वाचन आयोग की सलाह पे करता है। तो इसलिए दूसरा गलत हो गया, केवल पहला ही सही हो गया है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है, इसको देखते हैं। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, सही है। 266 में विधि प्राधिकार के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जाता, यह भी सही है। और साथ ही साथ 265 में विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता, यह भी सही है। परंतु 119 में यह स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि वित्त विधेयकों के बारे में जो विशेष प्रावधान किया गया वो आर्टिकल नंबर 117 में किया गया है, इसलिए 1 2 3 केवल सही होगा। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता। जब केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच में विवाद होता है तो भी आएगा, 2 या 2 राज्यों के बीच विवाद हो रहा है तो भी आएगा, लेकिन संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद जो है कि मूल अधिकारिता में नहीं आता। मूल अधिकारिता का मतलब होता है जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही फॉलो कर सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं। जबकि हमने पढ़ा है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी दिया गया है। इसीलिए संविधान की व्याख्या समेत जो भी विवाद होंगे ये कहीं ना कहीं अपीली क्षेत्राधिकार में आते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हाई कोर्ट खुद सुप्रीम कोर्ट से अपील करता है कि महोदय हमारे पास जो मामला आया हुआ है इसमें कहीं ना कहीं संविधान का सारगर्भित प्रश्न छिपा हुआ है, इसीलिए संविधान की यहाँ पे स्पष्ट व्याख्या करने की कृपा करें। तो इसीलिए अपीली क्षेत्राधिकार में ये आ जाता है। तो 86 का सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग करते हैं। हालांकि वीटो शक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, तो आर्टिकल 111 यानी 111 के तहत वीटो शक्ति होती है, जिसमें अत्यांतिक वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो जिसे हम जेबी वीटो भी कहते हैं। और आर्टिकल नंबर 123 के तहत अध्यादेश की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य, क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं इनके कार्य, देखिए संसद, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं करवाते, स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। पहला गलत। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव सही। निर्वाचन सूचियां तैयार करना, कार्यक्रम वगैरह तैयार करना, ये भी सही। संसद सदस्यों की निर्भरता समेत मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, ये भी सही है। तो 2 3 4 सही है, अर्थात बी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट आपका क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप यहां पर देखोगे कि संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष, सदस्यों, सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है, ये बात तो सही है। और आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले कंप्लीट होगा उस समय तक केवल पद पे बने रह सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त हो सकते हैं, यही गलत है, क्योंकि पुनः ये नियुक्त नहीं हो सकते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, यह भी सही है। तो सी वाला गलत हो गया। अगला प्रश्न नीति आयोग के बारे में,
नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2016 नहीं दोस्तों, 2015 को हुई थी, पहला गलत हो गया। यह राष्ट्र के विकास में राज्य के बराबर के भागीदार के रूप में सशक्त भूमिका सहकारी संघवाद के सिद्धांत के कार्य रूप में परिणित करता है, ये बात तो सही है। और यह एक संवैधानिक संस्था नहीं, ये गैर संवैधानिक अर्थात संविधानेतर संस्था है, तो तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। और इसकी शासकीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। तो बिल्कुल 2 और 4 बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न आएगा 91 की, अगर हम बात करते हैं, क्या है 91? वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, अर्धन्यायिक संस्था है, बिल्कुल सही, और इसका गठन 5 वर्ष में किया था, यह भी सही। इसमें एक अध्यक्ष और 60 सदस्य होते हैं, यह भी सही, लेकिन इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती दोस्तों, सलाहकारी होती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल 1993 में सांविधिक संस्था के रूप में गठित हुआ, और इसका गठन संसद में संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा अनुच्छेद 295 में किया गया। नहीं, ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसीलिए केवल पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन, ए सही है, आर गलत है। लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, क्या? फर्स्ट एआरसी ने, तो ये बात सही हो जाएगी। और लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 7 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, गलत, 8 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, और लोकपाल का अध्यक्ष अलग हो गया है। और वर्तमान में पिनाकी चंद्र घोष जो है कि हमारे पहले लोकपाल अध्यक्ष माने जाते हैं। लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के बीच से होंगे, तो केवल सी वाला गलत हो गया। यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, संस्थाएं और उनकी स्थापना, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 वीपी सिंह की सरकार में हुई। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन ये 1965 नहीं था दोस्तों, ये 1964 था, संथानम समिति की रिपोर्ट पे, तो बी वाला सही हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई भी संथानम समिति की रिपोर्ट पे 1963 में गठित की गई थी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत कौन सा सही नहीं है? मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अब नियुक्त किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। देख लेते हैं, आयोग के गैर सदस्यों यानी सिविल सोसाइटीज की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, बिल्कुल, और इसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग अध्यक्ष भी इसके सदस्य होंगे, बिल्कुल सही। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के राज्य आयोग के अध्यक्षों के सदस्यों की पदावधि 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष नहीं, बल्कि 5 वर्ष से घटा के 3 वर्ष कर दी गई है, अर्थात कम कर दी गई, तो डी वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान परिभाषा दी गई है? नहीं मेरे दोस्त, अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है, हाँ ये बात सही है, लेकिन इसकी परिभाषा संविधान में नहीं की गई है, इसीलिए ए गलत है, आर सही है। पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आता है? 2004 में, क्योंकि जब आर्टिकल नंबर 338 जोड़ा गया था, जो कि 89वें संवैधानिक संशोधन 2003 में, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो प्रोविजन था एसटी का, उसे अलग कर दिया गया एससी कमीशन से, और फिर एससी के लिए एक अलग से प्रोविजन आ गया 2004 में ऑटोमेटिकली। अगला प्रश्न है, असत्य कथनों को पहचानो। भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने का पात्र है, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, यह भी सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू हो सकता है, यह भी सही है। भारत का नागरिक बनने के लिए किसी व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक है, यह बात गलत है, क्योंकि 5 प्रकार से वो नागरिकता ग्रहण कर सकता है, पंजीकरण, देशीकरण, जन्म से, वंश से, इन सभी 5 तरीके के तरीकों से वो कर सकता है नागरिकता को ग्रहण। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस समिति ने आम चुनाव में मतदाता की आयु 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी? तो वीएम तारकुंडे समिति। और वीएम तारकुंडे समिति का जो गठन हुआ था वो 1974 में हुआ था। गोस्वामी समिति का गठन 1990 में हुआ। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में हुआ। और ये तीनों ही समितियां किससे संबंधित हैं? ये तीनों समितियां चुनाव सुधार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत कौन कौन से ऐसे उपबंध है जिनको संशोधित किया जा सकता है? तो उसमें आप देखो कि केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्ति हो या 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय हो, तो 2 और 3 इसका सही प्रोविजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 350 ख जोड़कर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका 102 नंबर,
भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किस कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है, या किस कर्तव्य का पालन नहीं किया जाएगा? तो देखिए वो सारे काम करेगा, ए वाला भी करेगा, बी वाला भी करेगा, परंतु भारत के वित्त पर नियंत्रक का कार्य नहीं करता, केवल ऑडिटिंग करता है, कंट्रोल नहीं करता भारत के वित्त पर, क्योंकि सरकार उसकी भूमिका ज्यादा बड़ी है, लेकिन वो ऑडिटिंग कर सकता है, परीक्षक के रूप में काम कर सकता है। तो सी वाला स्टेटमेंट ही बस यहाँ पे कर्तव्य का पालन नहीं करता। हालांकि इसके कर्तव्यों के बारे में आर्टिकल नंबर 149 में दिया गया है और इसके गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 148 के में दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, केंद्रीय सूचना आयोग CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की गई थी, बिल्कुल सही। और आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त होते हैं, यह भी सही है। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पे की जाती है, यह भी सही है। लेकिन इनका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का नहीं होता, बल्कि 3 वर्ष का होता है, क्योंकि 2019 में एक प्रोविजन लाकर, अधिनियम लाके इनके कार्यकाल को घटा दिया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि CVC के बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयोग शीर्ष सतर्कता संस्थान के रूप में परिकल्पित है, जो कार्यकारी प्राधिकार के नियंत्रण से मुक्त है, तो ये तो सही है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग को 2003 में सांविधिक दर्जा दिया गया, यह भी सही है। हालांकि इसका गठन 1964 में ही किया गया था संथानम समिति की रिपोर्ट पे, परंतु यहां पर 2003 में इसको सांविधिक दर्जा दिया गया था, तो इसीलिए देखोगे कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। निम्न कथनों पर विचार करते हैं, लोकायुक्त से संबंधित अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य उड़ीसा था, बिल्कुल सही बात है। और सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र था, दोनों ही बातें सही है। यहाँ पे 1971 में ये गठित करते हैं और इसने 1970 में जो है कि अधिनियम तो ला दिया था, परंतु 1983 में इसे लागू किया था, इसीलिए इसको केवल अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य माना था, ऑफिस खोलने वाला नहीं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र और उड़ीसा दोनों अपनी जगह सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI की स्थापना 1963 में की गई, बिल्कुल सही। संथानम आयोग की सिफारिश पे की गई, यह भी सही। इसका आदर्श वाक्य उद्यम, निष्पक्षता, ईमानदारी, यह भी सही है। CBI अकादमी उत्तर प्रदेश के नोएडा में नहीं दोस्तों, बल्कि गाजियाबाद में स्थित है, इसीलिए पहला, दूसरा, तीसरा ही सही है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसको अगर आप देखोगे कि कौन सा आर्टिकल सही सुमेलित नहीं है, तो 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है, 310 में संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि है, 312 में अखिल भारतीय सेवा, परंतु 320 यहाँ पे गलत है, क्योंकि 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य यानी कि कार्यों का उल्लेख किया गया है, जबकि उनकी नियुक्ति और पदावधि के बारे में आर्टिकल नंबर 316 में वर्णन किया गया है। सही सुमेलित नहीं है कौन सा? भाग 10 में अगर आप देखोगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध, भाग 12 में दोस्तों वित्तीय संबंध है। कौन सा? वित्तीय संबंध। जबकि अधिकरण की बात करेंगे तो भाग 14 ए या क में स्थित है, तो यहाँ पे यही वाला मिलान गलत हो गया। और भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम के बारे में बात की जाती है, जो कि आर्टिकल नंबर 301 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किस भाग में दिया गया है? तो आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख भाग 18 में दिया गया है, जबकि भाग 20 में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दिया गया है। नीति आयोग के बारे में, यह एक संवैधानिक संस्था है नहीं, यह एक सांविधिक संस्था है नहीं, दोनों ही गलत है, क्योंकि यह गैर संवैधानिक या संविधानितर संस्था कह सकते हो। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्राप्त करने का जो संवैधानिक प्रोविजन है वो आर्टिकल 275 में है, ठीक है, 275 में। अच्छा, 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है, 280 में वित्त आयोग है और 265 में दोस्तों कहा गया है कि बिना विधि निर्माण के किसी भी व्यक्ति पे करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता जब तक उसके लिए कोई विधि नहीं बनी होगी। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 148 के अंतर्गत की जाती है, गलत। ये की जाती है 76 के अंतर्गत, तो पहला गलत। इसे उसी रीति से हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया था, नहीं, ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो ना तो पहला सही नहीं दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना जरूरी है। और राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधित प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से नहीं दोस्तों, केवल एक साधारण बहुमत से ही इसको पारित किया था राष्ट्रपति शासन के लिए। और राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है प्रत्येक महीने, मतलब प्रत्येक बार करके, तो ये भी बात सही है, केवल तीसरा ही गलत हो जाएगा, तो 1, 2, 4 सही है।
अगला प्रश्न है 115, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करेंगे तो ये 1992 सही है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 सही है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम ये आपका आयोग 2007 में गठित किया गया था, केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में। अगला प्रश्न यहाँ पे कुछ आर्टिकल हैं उनके मिलान करने के लिए है। जैसे अगर आप देखोगे कि 338 में अनुसूचित जाति आयोग दिया हुआ है एससी के लिए, 338 ए में एसटी के लिए दिया गया है, 338 बी में ओबीसी के लिए दिया गया है और 342 ए में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग है। हालांकि ये सभी के सभी भाग 16 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कहा गया है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करना, तो इसीलिए यहाँ पे 1 2 3 4 चारों ही सही है। अगला प्रश्न 17 नंबर पे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। 1993 ईस्वी में किया गया, सही है। इसके गठन के समय ही ये संवैधानिक दर्जा था? नहीं मेरे दोस्त, इसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो 102वें संवैधानिक संशोधन 2018 के द्वारा दिया गया, और जिसके तहत आर्टिकल नंबर 340 ए में संशोधन हुआ, मतलब 340 ए जोड़ा गया और 338 बी जोड़ा गया है। ये 2 संवैधानिक संशोधन करके भी प्रावधान जोड़े गए, तो इसीलिए पहला ही सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में गलत कथनों की बात करें तो देखिए, इसकी स्थापना सरकारी आयोग की सिफारिश पर हुई, पहली बार 1990 में वीपी सिंह की सरकार में गठित हुआ और स्थायी समिति की स्थापना 1996 में इसमें की गई, जबकि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते बल्कि गृह मंत्री होते हैं। स्थायी समिति के, ध्यान देना, स्थायी समिति का मैं कह रहा हूं, पूरे अंतर्राज्यीय परिषद के तो अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, परंतु स्थायी समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कब बनाएगी? अगर आप देखोगे संबंधित राज्यों की सहमति से, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए, यह भी सही है। और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा एक तिहाई नहीं दोस्तों, 2/3 बहुमत होना चाहिए था, यह गलत है, ठीक है। और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब भी सही है। तो 1 2 3 प्रावधान सही है, चौथा क्यों गलत हुआ? क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए था। यहाँ पे लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस कब होती है? द्वितीय वाचन में होती है। पहले वाचन में तो उसकी प्रस्तुति होती है और तीसरे वाचन में उस पर मतदान करके उसको पारित किया जाता है, लेकिन दूसरा वाचन ही सबसे बड़ा होता है, जहां पे सारी डिटेल से जो है कि जांच होती है और सारी बहस इस पे होती है। अगला प्रश्न है, भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 में स्वीकृत है। लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच प्रथम संयुक्त बैठक 1977 में नहीं बल्कि 1961 में दहेज से संबंधित दहेज निरोधक विधेयक पर थी पहली बैठक, और दूसरी अगर हम बात करें 77 में बैंककारी सेवा आयोग बिल पर थी, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया क्योंकि ये पहली वाली नहीं है। संसद के दोनों सदनों की तीसरी संयुक्त बैठक 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक के संदर्भ में आयोजित की गई। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ही केवल सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं शामिल है, सही है। 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 4 भाषाएं बोडो, मैथिली, सिंधी, संथाली जोड़ी गई। तो देखो, बोडो जोड़ी गई, मैथिली जोड़ी गई, डोगरी और संथाली, सिंधी नहीं। सिंधी तो 1967 में जोड़ दी गई थी, इसीलिए दूसरा गलत हो गया, केवल पहला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अनुसूचित करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो भाई ये जो अधिकार होता है वो राज्यपाल के पास होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो आर्टिकल 129 इसे घोषित करता है। फिर आगे देखते हैं, निम्न आयोगों या समितियों को उनके बनने के कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले पुंछी आयोग देखो 2007 में, राजमन्नार 1969, सरकारिया 1983 और भगवान सहाय 1970। तो इस आधार पे आप देखोगे तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 126 से आपकी करंट अफेयर्स आती है अप्रैल 2023, जबकि मैं हर क्लास में यही कह रहा हूँ कि जब भी जनवरी की होगी 2024 की तभी हम करेंगे, क्योंकि 8-9 महीने की करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि टेस्ट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और एग्जाम के लिए भी। हालांकि शॉर्ट नोट्स मेरी टीम तैयार कर रही है, घटनासार करंट अफेयर्स जो कि 6 महीने की थी, जल्दी उस पर मंडे से क्लास शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, और अगर आपको समझ में आई हो टेस्ट पेपर व्याख्या करने का तरीका आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।